guys, this side is Chirag and we are towards the last lecture for this chapter. इसके अंदर छोटू मोटू कुछ अपन इधर उधर से अपडेट्स करेंगे. मैंने है ना बहुत सारी चीज़ें आपके मॉड्यूल से जो यहाँ पे नहीं डाली, अननेसेसरी आपको बग करने के लिए थी, बट थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको मॉड्यूल का भी टच मिलता रहेगा, सो दैट वी हैव नॉट मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग. सो दोज थिंग्स विच आई एम शोइंग यू फ्रॉम मॉड्यूल आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक बार देखने में हर्ज नहीं है, इसीलिए. आज भैया नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी हैड टू लर्न इज what is producer company. Now the question is what is producer company. प्रैक्टिकली आप लोगों को यही याद रखना है कि पहले सेक्शन 465(1) था पार्ट 9A के अंदर ऑफ द कंपनीज एक्ट शैल बी एप्लीकेबल म्यूटेटिस म्यूटेंडिस. व्हाट इज म्यूटेटिस म्यूटेंडिस? एज इट इज विथ रिक्वायर्ड चेंजेस. तो जो छोटे मोटे चेंजेस की जरूरत है कर दो, बाकी एज इट इज लग जाता था. टू अ प्रोड्यूसर कंपनी इन अ मैनर एज इफ द कंपनीज एक्ट 1956 हैज नॉट बीन रिपील्ड करना है इसको, रिपीटेड नहीं रिपील्ड, अंटिल अ स्पेशल एक्ट इज एनैक्टेड फॉर प्रोड्यूसर कंपनीज. तो कंपनीज एक्ट 2013 ने पुराने प्रोड्यूसर कंपनी के लिए कुछ चेंज लाया ही नहीं, तो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 1956 में भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है. अब प्रैक्टिकली प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है ना, अब इनिशियली प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब क्या होता है, एक कंपनी जिसके मेंबर्स कौन होते हैं, खुद इनिशियल प्रोड्यूसर्स. मतलब कि मान लो अपन ने एक प्रोड्यूसर कंपनी स्टार्ट करी जहां पे खुद इनिशियल प्रोड्यूसर्स दूध वाले हैं, तो वो अपने ऐसे दूध निकाल रहे हैं वहां पे, मतलब डोंट टेक माय अदरवाइज, अपने वहां से दूध निकाल रहे हैं गाय लोग का, और यहाँ पे आके सब साथ में रख रहे हैं, फिर उससे दूध को प्रोसेस करते हैं, घी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं और बेचते हैं. लाइक अमूल को पीछे जो सपोर्ट करती है, अगेन इट्स अ प्रोड्यूसर कंपनी, अमूल को जो पूरा मिल्क सप्लाई कर रही है, अमूल ऐसा थोड़ी कि अमूल की कोई एकदम रॉयल गाय है अलग से दूध देती हुई, सो इट इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अ प्रोड्यूसर कंपनी. सो दीज आर इनिशियल प्रोड्यूसर्स. बस यही होती है एक प्रोड्यूसर कंपनी, जितना आपको जानना जरूरी था, जो मैं आपको बताना चाहता था. आपके मॉड्यूल में उन लोगों ने एक्टिविटीज ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी दिया है विच आर नॉट इंपॉर्टेंट, पर एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है, 1 ही मिनट लगेगा. सो दिस इज इन योर मॉड्यूल इफ यू सी. So in terms of 581B of the Companies Act, the object of producer company registered under this act may be all or any of the following. तो आप कोई प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग कर सकते हो, प्रोक्योरमेंट कर सकते हो, ग्रेडिंग कर सकते हो, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस. तो आप प्राइमरी प्रोड्यूस से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हो, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग सब अलाउड है. आप प्रोसेसिंग कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, ब्रूइंग कर सकते हो, पैकिंग ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स. तो देखो आप अपने मेंबर्स का जो प्रोड्यूस है, मेंबर्स का प्रोड्यूस मतलब मेंबर्स के खेत का, मेंबर्स के तबेले का जो प्रोड्यूस है उसको पैक भी कर सकते हो. मैन्युफैक्चरिंग, सेल और सप्लाई ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, कंज्यूमर्स मेनली टू इट्स मेंबर्स. तो आप अपने मेंबर्स के लिए मशीनें बना सकते हो, उन्हीं को बेच सकते हो, उनको सप्लाई कर सकते हो, कोई इक्विपमेंट, कंज्यूमर्स. अब देख लो प्रोड्यूसर कंपनी क्या कर रही है, या तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का सामान प्रोसेस करके आगे बेच रही है, या फिर उनको उनका सामान पैक करके दे रही है, या उनको मशीन्स बना के दे रही है. आप अपने ही मेंबर्स को और बाकी लोगों को एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो, असिस्टेंस दे सकते हो कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए प्रोड्यूसर कंपनी में. आप उनको टेक्निकल सर्विसेज दे सकते हो, उनको कंसल्ट कर सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो, जो लोग इनिशियल इंटरेस्ट में, मतलब इनिशियल प्रोड्यूसर कंपनीज बना रहे हैं उनके लिए. अगेन ये भी आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, हर चीज में कह रहे हो, जनरेटिंग, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड, मतलब आप सामने वाले प्रोड्यूसर्स को उनकी ज़मीन सही करके दो, उनको पावर, वाटर सप्लाई करो, वाटर रिसोर्सेज दो, उनको यूज़ करना सिखाओ, कंजर्व करना सिखाओ, रिलेटेड टू प्राइमरी प्रोड्यूस. तो अब अगर अब तुम देखो, उनका इंश्योरेंस करवा के उनको दे दो, प्रमोट करो, म्यूचुअल असिस्टेंस दो, वेलफेयर करो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का. अब प्रैक्टिकली अगर तुम देखो, ये सब इतने घटिया पॉइंट है, ज़बरदस्ती तुमको भर के दिए गए, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए अपन ने हटा दिया. बट बच्चों आपको लिखना हो तो आप अपने नोट्स में छोटे छोटे से लिख सकते हैं. एक चीज कॉमन कर लो, दैट यू कैन राइट प्रोड्यूसर कंपनी हेल्प्स टू इट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विद मार्केटिंग, सेलिंग, प्रोडक्शन, मशीनरीज, रेंडरिंग, टेक्निकल सर्विसेज. खत्म. आप अपने हिसाब से छोटे छोटे पॉइंट बना लो, नॉट इंपॉर्टेंट, बट मेरा फर्ज था कि आपको एक छोटी सी चीज भी मिस नहीं होनी चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है. चलें वापस से अपने नोट्स पे आ जाओ भैया. अब डोरमेंट कंपनी क्या होता है? अब अगर तुम प्रैक्टिकली देखो ना, एनबीएफसी अपने आप इतना छोटा सा है, मतलब मॉड्यूल में इतना छोटा सा है. निधि कंपनी देखो इतना छोटा सा है. डोरमेंट कंपनी 4 पॉइंट्स का है, 4-5 पॉइंट्स का है. बट जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपन ने उसको बिल्कुल अच्छे से हर चीज कवर की है, तो मतलब उसमें ज्यादा बताने की जरूरत है, तो मैंने ज्यादा बताया आपको. बेटा डोरमेंट का मतलब क्या होता है ना, कामचोर. डोरमेंट मतलब कामचोर, जो बन गई है, एग्जिस्ट करती है पर काम नहीं कर रही है, विच इज इनएक्टिव राइट नाउ.
So, where a company is formed and registered for a future project to hold an asset और intellectual property. तो उस कंपनी को आपने क्यों बनाया? सिर्फ एक एसेट होल्ड करने के लिए, एक प्रोजेक्ट होल्ड करने के लिए. And has no significant accounting transaction. Such a company or an inactive company may make an application to the registrar for obtaining the status of a dormant कंपनी. तो अब अगर आपको अभी कोई काम नहीं करना तो क्यों इतने सारे कंप्लाइंसेस कर रहे हो, क्यों टैक्सेस भर रहे हो, क्यों इतना सब कुछ कर रहे हो? आपको क्या करना है? आपको डॉर्मेंट का स्टेटस के लिए अप्लाई करना है. आपको डॉर्मेंट के स्टेटस के लिए अप्लाई करना है. अब देखो उसने क्या बोला, इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या होता है. अब इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या है? देखो सीधी सिंपल बात बता रहा हूं, इनएक्टिव याद रखने का तरीका. Inactive company means a company which has not made any significant accounting transactions. Which has not made any significant accounting transactions. पर कितने टाइम से? From the past 2 years. Which has not made any significant accounting transaction from the past 2 years. Very simple and very easy to understand. इससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते. अब सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सर व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट एंड व्हाट इज नॉट सिग्निफिकेंट. वही सीखना है. अब देखो मैं आपको यही बता देता हूं. ऐसे ट्रांजैक्शंस जो सर्वाइवल के लिए जरूरी थे वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं. और ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनको अवॉइड किया जा सकता था फिर भी आपने किया तो उसको आप बोलते हो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन. सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आई बिलीव 100% आपको समझ में आया होगा. लैपटॉप फिर हैंग झालं. हाँ जी चल गया. अब देखो सर कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं. अच्छा, आपको कम से कम 2 शेयर होल्डर तो रखनी पड़ेंगे कंपनी बनाने के लिए. तो आपने मिनिमम सब्सक्राइबर्स के लिए शेयर्स दिए, उनसे पैसा आया, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता. अच्छा, कंपनी को अलाइव रखने के लिए आपको अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जिसको साफ सफाई करना है, मेंटेन करना है, बुक रखनी है, उन बुक्स को संभालने के जो खर्चे हैं, ये सब नॉन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होते हैं बिकॉज दीज आर असेंशियल उस कंपनी को अलाइव रखने के लिए. तो वो अलाउड है. उसके अलावा अगर आपने कुछ भी किया ना, देन यू विल बी कॉल्ड एज एन एक्टिव कंपनी एंड नॉट एन इनएक्टिव कंपनी. लेट्स सी. So, inactive company means a company which has not been carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years or has not filed financial statements and annual returns during the last 2 financial years. तो 2 कंपनीज को अपन लोगों ने 2 तरीके के सेगमेंट्स को अपन ने इनएक्टिव माना है. जिन्होंने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, या फिर किसी भी कंपनी ने जिसने 2 फाइनेंशियल ईयर्स में एनुअल रिटर्न्स नहीं भरे, तो हम मानेंगे भाई तुमने भी कोई खर्चा नहीं किया तभी तुम एनुअल रिटर्न्स नहीं भर रहे. अच्छा, क्या डॉर्मेंट कंपनी को एनुअल रिटर्न्स भरना जरूरी? हाँ, चाहे नील ही क्यों ना, पर एनुअल रिटर्न्स भरना जरूरी है. ये जो लोग नहीं भर रहे हैं ना, ये लोग को अपन आगे पनिश करने वाले हैं. In case of a company which has not filed financial statement or annual return for 2 financial years, the registrar shall issue a notice to that company and enter the name of such company in the registered maintained for dormant company. तो अगर 2 साल से आप एनुअल रिटर्न नहीं दे रहे हो तो रजिस्ट्रार आपका नाम का डाल देगा, डॉर्मेंट कंपनी में डाल देगा. इनएक्टिव कंपनी हो तुम. A dormant company shall have minimum of 3 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट, 1 इन केस ऑफ ओपीसी. यानी कि चाहे आप डॉर्मेंट क्यों ना हो, कंप्लाइंस के नाते ही जितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है उतने आपके पास होने पड़ेंगे. पब्लिक हो तो 3, प्राइवेट हो तो 2, ओबीसी हो तो 1.
प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन रिलेशन टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर शैल नॉट अप्लाई ऑन डोरमेंट कंपनीज। मतलब वैसे है ना, आपको हरी सर ऑडिट में आगे सिखाएंगे कि भाई एक ऑडिटर 5 साल के लिए आता है, उसके बाद नया ऑडिटर लाना है। इनके केस में रोटेशन ऑफ डायरेक्टर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर कुछ भी नहीं लगता है। डोरमेंट के केस में कुछ भी नहीं लगता। नो रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स, नाइदर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। एमसीक्यू हो सकता है। इन केस ऑफ डोरमेंट कंपनीज देयर इज नो रोटेशन। याद है मैंने 2/3 1/3 सिखाया था वो वाला। The registrar shall strike off the name of the dormant company from the register of dormant companies which has failed to comply with the requirement। अब देखो क्या हो रहा है, आगे चल के रजिस्ट्रार आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा फ्रॉम द नेम ऑफ अ डोरमेंट कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी विच हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट। तो अगर आपके पास मिनिमम डायरेक्टर्स नहीं आए, आपने एनुअल रिटर्न्स नहीं भरे, तो डोरमेंट से भी धक्का मार के आपको निकाल के स्ट्राइक ऑफ मतलब आपका नाम ही हटा देंगे, कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो समझना, सबसे पहला तू इनएक्टिव होगा कामचोर बन के। इनएक्टिव होके हम तेरे को डोरमेंट में डाले, और डोरमेंट में भी अगर तूने कंप्लायंस नहीं किया तो हम तेरा नाम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। खत्म, बस और कुछ नहीं सीखना इसके अंदर, हो गया अपना। अब निधि कंपनी छोटू सा है। अच्छा बेटा, निधि का मतलब क्या होता है? देखो, दो कंपनीज होती है, निधि कंपनी और एक होती है चिट फंड कंपनी। अब देखो फर्क क्या है। निधि कंपनी का काम होता है, ये ना बीसी चलाते हैं। बीसी का मतलब क्या होता है ना, बीसी नहीं बोल रहा हूं, बीसी बोल रहा हूं। ये क्या करते हैं ना, ये सिर्फ अपने मेंबर्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप सब लोग हमारे साथ सेव करो। सही है, आप हमारे साथ सेव करो। जैसे ना मान लो 20 मेंबर आए, 1 2 3 ऐसे 20 मेंबर्स आए, तो सबको बोलेंगे कि हर महीने आप 5-5 हज़ार रुपए हमको दो। कितने दो? कितने टाइम तक देने? 20 महीने तक की बीसी है। कितने टाइम? 20 महीने तक की। तो प्रैक्टिकली एक एक जना लाख लाख रुपए देगा, एक एक जना लाख लाख रुपए देगा। अब इसके मेंबर्स ने पैसा डिपॉजिट कर दिया, इसके मेंबर्स ने पैसा डिपॉजिट कर दिया। सिंपल, स्वीट, क्लियर। अब ये क्या करते हैं ना, ये अपने ही मेंबर्स को हर महीने पूछते, भैया इस बार सबका 5-5 आगे लाख रुपए पड़ा है। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, 10 लाख भी हो सकता था, यहाँ लाख रुपए पड़ा है। हाँ जी, आप 20 में से किसी को भी पैसों की जरूरत है तो ले लो, आज 77,000 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, आप सब लोग 1 लाख रुपए दिए, पर अगर किसी को लोन चाहिए तो उसको 77,000 मिलेंगे। अब देखो होगा क्या, उसको 77,000 मिलेगा, पर उसको 20 महीने 5-5 हज़ार रुपए देने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिकली वो देगा हमको 1 लाख और उसको मिलेंगे 77। पर हुआ क्या, उसको इंस्टेंट लोन मिल गया, एक कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ी, और मेंबर्स का पैसा मेंबर्स के काम आ गया। अच्छा, इधर 77 की जगह 85 भी हो सकता था। अगर वो 1 लाख रुपए बैंक से लेता, जिसको उसको 20 इंस्टॉलमेंट में देना होता, तो वो कम से कम इसका 1 लाख का 1,30,000 लेते उससे, और हम लोगों ने उससे 20-22 हज़ार ही लिए। तो उसका पैसा भी बचा, उसका इंटरेस्ट बच रहा है, इंस्टेंटली पैसा मिल गया, और विश्वास वाली बात है। और एक बार में देना नहीं है, 5-5 हज़ार रुपए देने, उसका नुकसान ही नहीं है कुछ। सेकंड मंथ में सब 5-5 हज़ार देंगे। ये बोलेगा भैया आप पिछली बार लोन ले चुके हो, आप हट जाओ, बाकी भाई किसी को भी पैसों की जरूरत हो लोन ले लो। लोन दे दिया। अब उन्होंने लोन ले लिया, तो इस बार क्योंकि आप 1 महीना रुक के ले रहे हो, 80,000 मिलेंगे, तीसरे महीने में 81, चौथे महीने में 85, पांचवें महीने में ऐसे। तो ऐसे करते करते जो एंड तक रुकता है उसको पूरा 1 लाख रुपया मिलता है। सही है। बाकी लोगों का समझना, सर तो बाकी लोगों का क्या फायदा? 77,000 में इसको पहले महीने में लोन दे दिया, बाकी 23,000 का क्या, ये 23,000 रुपए बाकी सब में वापस से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सबके सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेकेंड मंथ 80,000 में दिया, 20,000 बच गए, 20,000 सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 20,000 डिवाइड बाई 20, सबको 1,000 रुपए मिल गया। तीसरे महीने में 15,000 बचे, 15,000 डिवाइड बाई 20, सबको मिलता रहेगा। तो तुम्हारे लिए क्या हो रहा है, रिटर्न्स ही आ रहे हैं ना। अब सोचो, जिस इंसान ने, मानना फॉर एन एग्जाम्पल, सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, ये इतना निधि को आपको अभी समझाने की जरूरत थी नहीं, बट फिर भी मान लो 1 लाख रुपया डिपॉजिट हुआ, किसी बंदे ने इसको 77,000 में उठाया। दिस इज ए, जिसने इसको 77,000 में उठाया। बच कितने गए? 23,000 बच गए। ये 23,000 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। ठीक है, खत्म। अब ये 23,000 को अपन लोग सब में बांट देंगे, तो भैया सबको चलना बंद हो गया पेन। 1,150 रुपए दे देंगे अपन। 1,150 पे होगा ना, 1,500 भाई 23,000, हाँ। तो सबको 1,150 रुपए बांट दिए। अच्छा, उसमें ए को भी मिला 1,150, सही है। नेक्स्ट मंथ जो बीसी उठी वो 80,000 में गई, तो 20,000 बच गया।
सबको 1,000 मिल गया, तो इन ए भैया को भी 1,000 रुपये मिलेंगे। तो ऐसे अब 1,000 करते करते नहीं भी तो इसको 20वें महीने तक 8-9 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, 8-9 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। तो कवर तो कर लिया, 77 में भी 8-9 हज़ार वापस मिल गए। भाई क्या 15,000 रुपये ब्याज भी नहीं देगा, फायदा हो गया। पर अब निधि कंपनी का बेस्ट फंड समझना, निधि डील भी अपने मेंबर्स के साथ करती है। आई एम सो सॉरी, निधि पैसा भी अपने मेंबर से लेती है, डायरेक्टर्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। पैसा भी अपने मेंबर से लेती है और लोन भी अपने मेंबर्स को ही देती है। और अगर कोई आपको चिट फंड पढ़ाए ना, तो याद रखना चिट फंड भी एग्जैक्टली सेम होता है, बस इसमें फर्क क्या है कि वो पूरी दुनिया के साथ ट्रेडिंग करती है, सिर्फ अपने मेंबर्स को लोन दे ऐसा जरूरी नहीं है। So, Nidhi means a company which has been incorporated as Nidhi with the object of cultivating the habit of thrift. Thrift मतलब बचाना, thrift and saving amongst its members, receiving deposit from and lending to its members only for their mutual benefit, and which complies with such rules as are prescribed by the central government for regulations of such class of companies. Now coming down to NB. अच्छा बस मैंने यहाँ पे याद रखना, निधि कंपनी देख रहे हो क्या बोला उसने, टू इट्स मेंबर्स ओनली। चिट फंड कंपनी सबके साथ डील करती है। एंड नाउ इट्स एनबीएफसी। अच्छा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। स्ट्रेट बात, पहली बात, एनबीएफसी इज नथिंग बट अ कंपनी। अब क्योंकि ये नॉन बैंकिंग है तो ये तुमसे डिपॉजिट लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये तुमसे डिपॉजिट लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसका काम है और इसका इंटरेस्ट है लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना। सो इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। और क्या करती है, लोगों की कंपनी के शेयर्स अक्वायर करती है, डिबेंचर्स अक्वायर करती है। आपने कहा सर ये लोगों की कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स क्यों अक्वायर कर रही है? अरे लल्लू में किसी के शेयर्स खरीदेगी तो उसको पैसा ही दे रही है ना, आप उसको इन रिटर्न डिविडेंड दोगे। अगर ये तुम्हारा डिबेंचर खरीद रही है तो आप इन रिटर्न उसको इंटरेस्ट दोगे। सो व्हाट इज हैपनिंग, वो आपके अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है ताकि आपको लोन दे पाए, सिक्योरिटीज। तो कहाँ पे अक्वायर करती है? एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर इशूड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एनी मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ अ लाइक नेचर। मतलब किसी का भी खरीद सकती है, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तो लिख के रख लो भैया। लोकल अथॉरिटी, अरे सॉरी मैं कुछ लिखा रहा था ना। अच्छा बेटा, तो अभी तक आपने को क्या समझ में आया? NBFC is a normal company registered under the Companies Act 2013, registered under the Companies Act 2013, which does not take deposits, rather provides financing like a bank. Now, while providing finance like a bank, what it has to do, it can give you loan, it can give you advances, it can actually acquire your shares, debentures, rather any security, simple है।
लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस, चिट बिजनेस। बट अच्छा, इन पे कौन से इंक्लूड करती है? लीज कर सकती है, सामान हायर परचेज कर सकती है, आपका बिजनेस इंश्योर कर सकती है। चिट बिजनेस, चिट का मतलब मैंने बताया था, बट क्या इंक्लूड नहीं करती, कौन से काम में नहीं करेगी? एनी इंस्टीट्यूशन जिसका प्रिंसिपल बिजनेस इज ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज एंड सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब बेटा इसमें मेरे को कुछ समझाने का नहीं है, इसके लिए NBFC is not allowed, they can't do this. A non-banking institution which is a company and has principal business of receiving deposit under any scheme or arrangement in one lump sum or in installments by way of contribution or in any other manner is also known as NBFC, पर उसको अपन बुलाते हैं रेसिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी। अभी क्या बोल रहा है, अगर कोई ऐसी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जिस कंपनी को अप्रूवल मिला है एंड हैज़ अ प्रिंसिपल बिजनेस, उसका बिजनेस ही क्या है कि वो डिपॉजिट रिसीव करेगी किसी स्कीम के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहे डिपॉजिट करें जब चाहे निकाल लो, कोई स्कीम के अंदर आपसे डिपॉजिट लेगी एक ही लमसम में या फिर इंस्टॉलमेंट्स में, उसको भी अपन इज ऑल्सो NBFC। पर उस NBFC को अपन क्या बुलाते हैं? हम उसको बुलाते हैं रेसिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी। MCQ हो सकता है। ठीक है, खत्म। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने ऑलरेडी पूरे पढ़ाए हुए हैं। अब ना यार ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ कंपनी। आई डोंट फील कि इसमें आपको देखना है। सेकेंड एडवांटेजेस देखो, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कहाँ पढ़ाया था? कैरेक्टरिस्टिक्स में। लिमिटेड लाइबिलिटी कहाँ पढ़ाया था? कैरेक्टरिस्टिक्स में। परपीचुअल सक्सेशन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सेपरेट प्रॉपर्टी, कैपेसिटी टू सू, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी। खाली ये एक ही पॉइंट है जो आप लोगों के लिए नया है। द कंपनी हैज़ एन ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस। वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। टू फॉर्म इट्स ओन पॉलिसीज, इंप्लीमेंट देम सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ लॉ, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपनी मर्जी से चल सकती है, जैसा MOA में लिखेगी, AOA में लिखेगी, वैसा वो काम कर सकती है। अब राइट साइड अगर आप देखो ना, तो ये कंपनी के डिसएडवांटेजेस है। इसको अंदर आप रीड करते रहना, मैं सिर्फ आपको इसकी हेडिंग समझा रहा हूँ। फॉर्मेलिटीज एंड एक्सपेंसेस, इसको बनाना मुश्किल है और इसको चलाना भी मुश्किल है, मतलब एक्सपेंसिव है। कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स, आपको टाइम टू टाइम इतने सारे डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, इतने सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं कि जेन्युइनली बहुत मेहनत का काम होता है। आपके हाथ, अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपके हाथ से कंट्रोल चला जाता है डायरेक्टर्स के पास, क्योंकि कंट्रोल डायरेक्टर्स करते हैं, चलाते, और पैसा कौन लगाते हैं? मेंबर्स लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है सेपरेशन ऑफ कंट्रोल एंड ओनरशिप। जैसे मैं यस के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा क्योंकि मैं ही पढ़ाता हूं, मेरी क्लास है। ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपको CSR चैप्टर 3 में पढ़ाना है, आपको समझ में आएगा कि भाई जो कंपनी प्रॉफिट बनाती है ना, उसको साल का 2% CSR करना पड़ता है, तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। टैक्स बर्डन, एक इंडिविजुअल को टैक्स करो तो 5 लाख तक टैक्स ही नहीं लगता, 5 से 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगता है। इन गरीबों को डायरेक्ट 30% टैक्स लगता है फ्लैट। कहीं ना कहीं ग्रेटर टैक्स बर्डन है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कंपनी का। और कंपनी बनाना भी मुश्किल है और उसको वाइंड अप करना भी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, एक कंपनी को वाइंड अप करने में सालों लग जाते हैं। मतलब इतना इजी नहीं होता, सारी लाइबिलिटीज हटाना, एग्जिट देना, कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ, कुछ सब चेक करना, बहुत मेहनत का काम है। सो दिस टेक्स एनॉर्मसली अ वेरी 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 ह्यूज टाइम। ठीक है, सो दिस इज विच आई वांटेड टू टेल यू। अब आपके सामने है डिस्टिंक्शंस बिटवीन कंपनी, LLP, पार्टनरशिप, HUF एंड कंपनी, उसके बाद क्लब, कॉर्पोरेशन, ये अपने को पढ़ने हैं। एक सेकंड रुक जाओ, पर उससे पहले व्हाट आई वांट इज कि अब अपन पहले ये खत्म कर ले, अपना इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर। अच्छा बेटा, इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीजर से पहले मेरे को आपको कुछ कहना है जो आपको ध्यान रखना है। देखो, है ना, आपके इस दिन मॉड्यूल में इन लोगों ने अननेसेसरली कंपनी लॉ के अंदर CS फाउंडेशन का ये डाला है। अच्छा ये देखो, ये वाला जो है ना आपका अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड रिमूवल, वो मैंने चैप्टर 3 में डाला हुआ है, सो डोंट यू वरी। आप चैप्टर 4 में देखे घबराना मत, ये चैप्टर 3 में है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनका अपॉइंटमेंट, उनका रिमूवल सब है उधर, हम बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये सब उधर है। मीटिंग ऑफ बोर्ड, शेयर होल्डर्स मीटिंग, सब उधर है। ये CSR भी मैंने चैप्टर 3 के अंदर ही डाला हुआ है, ये पूरा चैप्टर 3 में अपने।
अब ना इन लोगों ने तुम्हारे सामने एक बिजनेस एथिक्स नाम की चीज़ डाली है। मेरे हिसाब से बिजनेस एथिक्स तुमको यहाँ पढ़ाने का कोई सेंस नहीं था, ये सीएस फाउंडेशन का है, तो इसको यहाँ पे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है, जब एक कंपनी चलती है तो काम करते करते उसको अपने स्ट्रॉन्ग मॉरल सेट करने चाहिए कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो याद रखना एथिक्स का मतलब क्या होता है, अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बिजनेस एथिक्स से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप बिल्कुल अश्योर्ड रहिएगा। स्टिल अगर वर्स्ट से वर्स्ट क्वेश्चन आ भी जाता है तो कहाँ से आ सकता है, अबाउट द प्रिंसिपल्स डेवलप बाय एस.जे. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर। इनके नाम याद नहीं रखने, प्रिंसिपल्स हैं, या आपके सामने इन लोगों ने आपको 10 प्रिंसिपल्स दिए। अब ये 10 प्रिंसिपल्स आप लोगों को याद करने हैं। सीक्रेटनेस ऑफ मीन्स एंड एंड, आप जो काम कर रहे हैं वो बड़ा साफ होना चाहिए, और उसका अंत मतलब जहाँ पहुँचना चाहते हो वो भी बड़ा साफ होना चाहिए। नॉट टू डू एनी एविल, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है। कितनी बड़ी बात बता दी आपको। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अच्छा मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है ना कि भाई कभी भी अगर आप लोग कोई काम कर रहे हो तो आपको हमेशा देखना है कि इसका फायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है, और आपकी हरकत से किसी का भी नुकसान ना हो। सो द प्रिंसिपल सजेस्ट दैट वन शुड मेक प्रॉपर जजमेंट बिफोर डूइंग एनीथिंग सो दैट देयर इज अ फेयर व्यू एंड अदर्स डू नॉट सफर फ्रॉम एनी लॉस। आपकी हरकत से किसी का नुकसान ना हो। नो कोऑपरेशन इविल्स, ना गलत करो ना गलत का साथ दो। नो कोऑपरेशन विद इविल। कोऑपरेशन विद अदर्स, एक दूसरे की मदद करो साथ में। कंपनी का मतलब क्या होता है, टू कम टुगेदर एंड ग्रो। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है, कोई झूठी बात मत बताओ, जो हो ना वो बताओ, गलत नहीं बताना। लाइक एनीथिंग दैट इज बीइंग डन और टू बी डन शुड बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ एवरीवन। इफ एवरीवन नोज नन गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू डू एनी अनएथिकल एक्ट। सच बोलो, सही बताओ, जो अगर अच्छा कर रहे हो तो बताओ। इक्वलेंट प्राइस, जैसा माल वैसा दाम, जैसा काम वैसा दाम, सिंपल। इक्वलेंट प्राइस करो। यूनिवर्सल वैल्यू, अच्छा एथिक्स की यूनिवर्सल वैल्यू होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, एथिक्स की वैल्यू यूनिवर्सल है। सो अकॉर्डिंग द कंडक्ट ऑफ बिजनेस शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज, की किसी के साथ भी गलत नहीं करना। ह्यूमन डिग्निटी, आपके जो लोग हैं वो आपके नौकर नहीं है, उनको ह्यूमन समझो, उनको भी तकलीफ दे के आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखो कितना काम करवाना है। एंड लास्ट इज नॉन वायलेंस, मतलब कभी भी अपनी सोसाइटी को एक्सप्लॉइट मत करना, सबका फायदा होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये आपका काम है। फिर उसके बाद इन लोगों ने आपको दिया एथिकल डिलेमा। अच्छा एथिकल डिलेमा का मतलब क्या होता है, ये रीड भी करने की जरूरत नहीं, आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, आप बाद में अपने मॉड्यूल से आखिरी के 2-3 पेज रीड कर सकते हो जब आपका मन पड़े, ठीक है। जो ऊपर का पार्ट मैंने आपको बताया, डायरेक्टर, एजीएम, ये सब मैंने चैप्टर 3 के अंदर डाला हुआ है, डोंट यू वरी विद दैट, क्योंकि वो अपने पुराने नोट्स में एलिमेंट ऑफ कम्बी लॉ 2 ही होता था, तो मैंने उसी को वैसा का वैसा ही रखा है, उसको चेंज नहीं किया अपन ने। नाउ ये बस बिल्कुल एंड में इतना सा इन लोगों ने दिया है। एथिकल डिलेमा का मतलब क्या होता है बेटा, मैं आपको एथिकल डिलेमा का मतलब बता रहा हूं, एंड वी शिफ्ट बैक टू आवर नोट्स। एथिकल डिलेमा, अब एथिकल डिलेमा का मतलब क्या होता है, बात समझना। मैं बीच पे बैठा हुआ था, सामने से करीना कपूर बिकनी में आ रही है, हाँ सॉरी मैं पढ़ा रहा था, तो मैं बीच पे बैठा हुआ था, करीना आ रही है पास में सामने से, इधर से भाई साहब कैटरीना कैफ बाहर आ रही है। मैं कहा ओके, 2 इक्वली टेम्पटिंग ऑप्शंस, दोनों मेरे को देख के ऐसे से कर रही है। मैं कहा हेलो देयर, जैकपॉट, इधर से भी बुला रही इधर से भी बुला रही। अब बात समझना, मैं ऐसी जगह फंस गया हूं ना कि इधर गया तो तुम्हारी ये वाली भाभी गई, इधर गया तो तुम्हारी वो वाली भाभी गई। दिस इज अ डिलेमा, इसी को आप बोलते हो कंफ्यूजन, जहां तुम्हें पता ही नहीं व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, दैट्स अ डिलेमा। तो एथिकल डिलेमा का मतलब क्या होता है, जब कभी भी एक इंसान ऐसा फंस जाए कि वो नहीं समझ पा रहा कि उसके लिए राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, उसको आप बोलते हो एथिकल डिलेमा। और इसको सॉल्व करने के लिए अपन लोग अपॉइंट करते हैं एथिक्स कोच। आई हैव वर्कड एज लाइक एथिक्स कोच फॉर अ वाइल, लोगों को थोड़ी सी हेल्प की, बिगड़ ही गए वो मेरी वजह से, तो बस ये आपको बताना था। अब ये अगर आपको पढ़ना एड्रेसिंग एथिकल डिलेमा, बस देखो आप है ना एथिकल डिलेमा कैसे चेक करते हो भाई, आप उनको बोलते हो कि आपको अपना डिलेमा सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, आप जो सोच रहे हो उसमें से लीगल क्या है, क्या उससे आपको खुशी मिलेगी, और क्या उससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा। अगर ये तीनों क्वेश्चन का आंसर सही है तो आप वो वाला काम कर लो, ठीक है। अच्छा अब ये आखिरी के 2-3 पेजेस हैं, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट यार, अननेसेसरी तुमको पोर्शन बढ़ाने के लिए दिया है। सो आई हैवंट बग्ड यू अप विद योर नोट्स। आपके पास आपके इंस्टीट्यूट की सॉफ्ट कॉपी होती है, एक बार छोटा सा रीड मारना हो तो विल नॉट डू एनी हार्म। सो प्रैक्टिकली देखो, उसके अलावा
CSR मैंने डाल दिया आपके थर्ड चैप्टर में, शेयर होल्डर्स मीटिंग थर्ड चैप्टर में अपन ने कर लिया, उसमें मतलब करेंगे आप उसके बाद, इस चैप्टर के बाद। मीटिंग ऑफ द बोर्ड्स वही है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स सब कुछ वही है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब उधर है। शेयर कैपिटल अपन ने यहाँ तक सब कुछ इसी चैप्टर में कर लिया, शेयर कैपिटल हो गया, इनकॉर्पोरेशन। अब अपन अपने लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब बस मैं ना मॉड्यूल बंद कर रहा हूँ, आपको बस मॉड्यूल बताना था, ठीक है। दिस इज योर ICSI's वेबसाइट, ऐसे वी ऑलवेज कीप इट ओपन एट अ बैक साइड, चेक करने के लिए कि भैया कुछ नया अपडेट तो नहीं आ गया। कमिंग बैक डाउन, सो अब ये इनकॉर्पोरेशन कर लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन ना वैसे सिखाने जाओ तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, सीखने का अच्छी चीज़ है, मज़ा आता है करके, बट अगेन अभी अपने के लिए इतना कोई ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी नहीं भी किया तो चलता है, बहुत छोटा सा है अपने लिए। वी विल टेक 5-7 मिनट्स टू फिनिश इट ऑफ, बट मेरे को क्या चाहिए ना, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। अपन एक जल्दी से छोटा सा चार्ट बना देते हैं इनकॉर्पोरेशन का। सो वी आर लर्निंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सो एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। अब अगर आपको कोई कंपनी बनानी है तो आप एप्लीकेशन दोगे ना, सबसे पहले आप एप्लीकेशन फाइल करते हो किसमें, स्पाइस 32। क्या फॉर्म है, स्पाइस 32। जल्दी देखो, एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन हुज जुरिस्डिक्शन। तो आप मान लीजिए अपन महाराष्ट्र में पुणे में है तो पुणे का अपना ROC है, मुंबई का अपना ROC है, तो जिधर भी आप हो आप वहां के रजिस्ट्रार के पास जाओ जहां पे आपको रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना है, इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड, और उसको क्या फॉर्म फाइल करो, INC 32 फाइल करो। पर भैया INC 32 के साथ आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बना के लेके जाने पड़ेंगे, अलॉन्ग विद द फीस एज प्रिस्क्राइब अंडर द कंपनीज रूल्स 2014। अपने को फीस नहीं याद रखनी है। एंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखो eSpice 32 तो फाइल करोगे, पर ऐसे नहीं होगा, उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। सबसे पहला होता है आपका MOA और AOA। पहला तो स्पाइस 32 के साथ कौन से डॉक्यूमेंट है, कंपनी का MOA AOA। अब समझ गया मैंने आपको MOA AOA क्यों सिखाया था। सर और क्या, एक डिक्लेरेशन लेके जाना पड़ेगा। डिक्लेरेशन याद रखना, या तो किसी एडवोकेट, किसी CA, किसी CS या कोई CMA, ये 4 लोग ही डिक्लेरेशन दे सकते हैं। क्या डिक्लेरेशन देंगे कि कंपनी से रिलेटेड जो भी सारा काम करना था वो उन लोगों ने वैलिड तरीके से किया है। देखो, डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय एन एडवोकेट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। देखो, तो जो आपके फॉर्मेशन में आपकी मदद कर रहा था, एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल एज डायरेक्टर, मैनेजर एंड सेक्रेटरी। तो एक कौन डिक्लेरेशन दे रहा है, एक कोई प्रोफेशनल और एक आपकी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर, दैट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड मैटर्स प्रेसिडेंट मतलब जो कनेक्टेड होते हैं इनसे, और इंसिडेंटल देयर टू हैव बीन कंप्लाइड विथ। चलो आ जाओ चार्ट्स पे, बहुत सिंपल है। डिक्लेरेशन बाय अ प्रोफेशनल दैट इज ADV, CA, CS और CMA, एंड आप ही की कंपनी के कोई डायरेक्टर या मैनेजर क्या डिक्लेयर करेंगे, that all compliances regarding formation are complied। हो गया, बड़ा ही सिंपल था। चलो भैया, तीसरा आप अपने डायरेक्टर्स के पास जाते हैं। डायरेक्टर्स इफ एनी इन द आर्टिकल्स दैट ही इज नॉट कन्विक्टेड। अब डायरेक्टर्स भी एक डिक्लेरेशन देते हैं। डायरेक्टर्स क्या डिक्लेरेशन देते हैं कि इज नॉट कन्विक्टेड। बेटा कन्विक्टेड का मतलब क्या होता था, प्रूवन गिल्टी of any offense in connection with the promotion, formation or management of any company, or that he has not been found guilty of any fraud or misfeasance or any breach of the duty to any company under this act or any previous company law in the preceding 5 years। बहुत सिंपल है। डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि वो कभी भी कोई ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं हुआ है,
कंपनी प्रमोट करते हैं, प्रमोट एंड फॉर्मेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे या फिर कंपनी के मैनेजमेंट के टाइम पे, और ही हैज़ नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, उसने कोई फ्रॉड भी नहीं किया है या कोई उसकी जो ड्यूटी थी उसका उल्लंघन भी नहीं किया है, कितने टाइम में, पिछले 5 सालों के अंदर, एंड उसने जो भी कंपनी को इन्फॉर्मेशन दी है वो उसके हिसाब से करेक्ट, कंप्लीट एंड ट्रू है। आ जाओ अब लिख लो चार्ट्स में अलॉन्ग विद दिस। डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन, डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन क्या बताता है बेटा? डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन बता रहा है दैट ही हैज नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन की जगह मैं इनकॉर्पोरेशन ही लिख रहा हूं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, neither he has done any kind of fraud or mismanagement in the preceding, मतलब पिछले 5 साल का साफ ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, इन द प्रीसीडिंग 5 years, इन द प्रीसीडिंग 5 years। समझ में आ गया क्या? उसके बाद आपसे रिस्पॉन्स, आरओसी आपको रिस्पॉन्स कहाँ देगा? तो एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश, तो जब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस बन नहीं जाता तब तक के लिए हम आपसे कहाँ बात करें, ये कहाँ बताओगे? ये एड्रेस दो। करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट अप आप लोग एड्रेस देंगे ऑफ करस्पॉन्डेंस। बेटे पॉइंट 1 ही चल रहा है, पॉइंट 1 में स्पाइस 32 के साथ आपको ये देना है, क्या क्या देना है? एमओए एओए देना है, डिक्लेरेशन देना है प्रोफेशनल और डायरेक्टर का, फिर डायरेक्टर खुद का डिक्लेरेशन देगा, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस दोगे, एंड इसके साथ आप अपने सब्सक्राइबर्स की डिटेल्स दोगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होती है? डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, देख लो। Particular of name including surname, family name, residential address, nationality and other such particulars of every subscriber। अब ये मत बोलना समझाने के लिए सब्सक्राइबर क्या होता है। To the memorandum along with identity and particulars of the person mentioned in the article as the first directors। तो डायरेक्टर्स की भी इंफॉर्मेशन और मेंबर्स की भी पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग सबमिट करते हो, वो मैंने पीछे लिखा दिया। एंड लास्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन द आर्टिकल एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। एक सेकंड, ये वाला पॉइंट कट कर दो, बस ए पॉइंट में आपने वो सभी बताना है। वहां तक क्लियर था? अब देखो बस यही मेजर पॉइंट था बेटा सीखने के लिए। तो इनकॉर्पोरेशन के लिए अपन स्पाइस 32 फाइल करते हैं, साथ में एमओए एओए देते हैं, डिक्लेरेशन फ्रॉम अ प्रोफेशनल एंड डायरेक्टर की सारे कंप्लायंसेस हुए, डिक्लेरेशन फ्रॉम डायरेक्टर की उसने कोई फ्रॉड मिसफीसेंस नहीं किया पिछले 5 साल के अंदर और कोई किसी भी तरीके से डिबार्ड नहीं है, अपना एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस, अपने सब्सक्राइबर्स का पूरा डिटेल्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट में अगर रजिस्ट्रार आपकी हर चीज़ को सही मानता है तो वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। So the registrar, on the basis of documents and information filed above, shall register all the documents and information referred in that subsection and issue a certificate of incorporation to the effect that proposed company is incorporated under this act. Third, on and from the date mentioned in the certificate of incorporation, the registrar shall allot to the company a corporate identification number, which shall be a distinct identity for the company and which shall also be included in the certificate. देखो इधर आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। जिस दिन जो तारीख मेंशन्ड है आपके सर्टिफिकेट में जो रजिस्ट्रार ने आपको दिया है, उस दिन से कंपनी आपको एक सीआईएन मिल जाएगा जो आपका एक डिस्टेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। बोलो सीआईएन ऑलरेडी पता है कि नहीं पता है? पता है सर, नीचे सिखा दिया था इसीलिए ताकि यहां तुमको दिक्कत ना आए। बिल्कुल खत्म होने पे भाई फोर्थ
कंपनी को अपने सारे रजिस्टर्स प्रिजर्व करने। द कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस of all the copies of all the documents information originally filed in point number 1 till its dissolution। मतलब ये जो तुमने फाइल किया ना, MOA, AOA, डिक्लेरेशन, डायरेक्टर की कॉपी, इन सबको तुमको आजीवन प्रिजर्व करना है जब तक तुम्हारी कंपनी बंद नहीं हो जाती। अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में संभाल के रखना। क्यों? आगे चल के अगर हमें पता पड़ा कि तुमने कोई भी फ्रॉड किया है तो आप लोग को यहाँ से पकड़ेंगे हम। लास्ट, अगर कुछ भी गलत किया तो सेक्शन 447 के अंदर तुमको पनिश किया जाएगा। इफ एनी पर्सन furnishes any false or incorrect particulars of any information or suppresses, वो दबाता है कोई भी material information of which he is aware in any of the documents filed with the registrar in relation to registration of the company, he shall be liable for action, punishment, he shall be liable for action हटा दो, he shall be liable for punishment for fraud under section 447। सर सेक्शन 447 में पेनल्टी क्या है ये भी बता दो ना, सीख लो। अब याद रखना सेक्शन 447 आजीवन काम आता है। इसमें आपको फाइन भी लगता है एंड जेल भी हो सकती है। मतलब फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट कुछ भी हो सकता है एंड बोथ भी हो सकता है, मतलब दोनों भी चीजें साथ में लग सकती हैं। सही है। फाइन कितना? up to 3 times of the amount involved in the fraud। मतलब जितने का तुमने फ्रॉड किया है उसका 3 गुना तक का फाइन लग सकता है। अब वो जितना लगाए वो उनके ऊपर है। जेल एंड इम्प्रिजनमेंट, जेल एंड इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है? आपको कम से कम 6 मंथ्स की जेल होगी, फ्रॉम 6 मंथ्स which can extend to 10 years। तो जेल भी हो सकती है। अगर जेल हुई तो कम से कम कितनी होगी? 6 महीने की होगी, और बढ़ बढ़ के कितनी? 10 साल तक हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों साथ में लग जाए। सही है। तो फाइन अप टू 3 times ऑफ द फ्रॉड अमाउंट, जेल अप टू 6 months और मिनिमम 6 months विच कैन रेज अप टू 10 years और बोथ। और एक चीज, एक फैक्ट याद रखना, जो अगर तुमने फ्रॉड किया है उसने पब्लिक इंटरेस्ट हार्म किया है, उसने अगर पब्लिक इंटरेस्ट हार्म किया है तो ये जो जेल मैंने यहाँ पे लिखी ना 6 महीने, वो बढ़ के मिनिमम हो जाएगी 3 years। मतलब कम से कम 3 साल जाओगे, पर शायद 10 years तक भी जा सकते हो। पर कम से कम कितना? 3 साल। पर वो कब होगा? जब आपने कोई पब्लिक इंटरेस्ट हार्म किया है। समझ में? बाकी केसेस में 6 months to 10 years। खत्म, इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर हो गया। आई होप आपने अपने इसमें पूरा लिख के रख लिया होगा। मेरा लैपटॉप फिर से हैंग होने लग गया। वाह वाह, कितना अच्छा लैपटॉप है ये तो। चलो ऊपर। अब प्रैक्टिकली मानना तुम्हारा चैप्टर खत्म हो चुका है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे अब मैं ऊपर चल रहा हूँ 1 मिनट के लिए। मैंने नहीं करना, ये तुम्हारे ये डिफरेंसेस की बैठ के बातें। अब कॉर्पोरेशन और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको बताया था। ये स्पेशल एक्ट से बनती है और कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर। तो बॉडी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड। तो जब आप कॉर्पोरेशन की बात करते हो ना तो इट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आल्सो आउटसाइड इंडिया। पर कॉर्पोरेशन अपने अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करती। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अच्छा बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी अपन क्यों इंक्लूड नहीं करते? क्योंकि इसके लिए अलग से लॉ बनाया हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी which the central government may by notification specify in this behalf। तो पहला कंपनी और कॉर्पोरेशन का डिफरेंस यहाँ पे लिखो, दैट कॉर्पोरेशन कम्स आउट ऑफ स्पेशल एक्ट। और बेटा कॉर्पोरेशन एक बड़ा वर्ड होता है जो अपने अंदर कंपनी को इंक्लूड करता है। कंपनी कॉर्पोरेशन को इंक्लूड नहीं करती, कंपनी कॉर्पोरेशन के अंदर आती है। इसीलिए इसने बोला कि जब आप एक कॉर्पोरेशन की बात करते हो ना, वो एक कंपनी को इंक्लूड करती है, चाहे वो भारत में बनी हो या भारत के बाहर बनी हो। पर वो क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करती याद रखनी है। ये एमसीक्यू आ सकता है, दैट अ कोऑपरेशन डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि इसको कॉर्पोरेशन नहीं माना जाएगा। सिंपल, स्वीट, क्लियर। दूसरा डिस्टिंक्शन क्या है बिटवीन कंपनी एंड क्लब? अरे यार कंपनी सेलिंग में होती है, क्लब लोग वेलफेयर में होते हैं।
ठीक है। सो कंपनी इज अ ट्रेडिंग एसोसिएशन, सेलिंग करती है, जबकि क्लब ऑन द अदर हैंड इज अ नॉन ट्रेडिंग एसोसिएशन, ये बेचने वाले नहीं है, ये लोग तो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके बेनिफिट के लिए काम करते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, जबकि क्लब का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, नॉट कंपलसरी। अब क्या सिखाऊं इसमें आपको, ये सब आपके रीड करने के बच्चे। डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड एचयूएफ क्या है इसमें? एचयूएफ सबको पता है, एचयूएफ मतलब कर्ता, घर के सारे लोग बैठते हैं। एचयूएफ तो नहीं सिखाऊं आपको। अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ हेट्रोजीनियस मेंबर्स, मतलब सब लोग होते हैं, हर जगह से होते हैं। वेयरएज एचयूएफ सब कुछ होमोजीनियस होता है, सब कुछ घर के ही लोग होते हैं। एचयूएफ में कर्ता मैनेजर होता है, जिसके पास सारा पावर होता है एचयूएफ के बिहाफ पे उधारी लेना, सारा बिजनेस करना, एंड को पार्टनर्स के पास कोई राइट नहीं होता। जबकि कंपनी में ऐसा कोई इकलौता बंदा है ही नहीं जिसके पास पावर हो, सबका पावर बटा हुआ है, सारे डायरेक्टर साथ में होते हैं। देयर इज नो सच सिस्टम इन अ कंपनी। अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बाय वर्चू ऑफ बर्थ। देयर इज नो सच प्रोविजन दैट अफेक्ट इन कंपनी। नो रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर एचयूएफ, बट इवन इफ द नंबर एक्सीड्स 20, कितने भी हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी इन कंपनी। अब मेरे को इसमें ना आपको कुछ भी सिखाने को नहीं बच्चे, तो आई एम नॉट बगिंग अप माई सेल्फ विद दिस। ये सब आप आराम से कर सकते हो। ये तो हो ही गया था ना, बस नीचे अपने को एक ही चीज़ पढ़नी है ना। ये चलो अब लास्ट भी पढ़ी लो यार, मेरे मन में रह जाएगा नहीं तो। अब कंपनी, एलएलपी और पार्टनरशिप में डिफरेंस। पहला, पार्टनरशिप की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एलएलपी और कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। क्या बताऊं इसके अंदर तुमको? नो सेपरेट लीगल एंटिटी। एक काम करो ना यार, आई थिंक पार्टनरशिप और ये तो तुमको इजीली आ जाएगा। मैं तुमको खाली पहले एक बार अपने डिस्टिंक्शंस देख लेते, फिर एलएलपी बता देता हूं। एक काम करो, पहले एलएलपी बता देता हूं, फिर तुम डिस्टिंक्शन देखो। अब बेटा ना, इधर खड़ी है कंपनी, इधर खड़ा है पार्टनरशिप। इनको प्रॉब्लम है कि इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है भाई। इनको प्रॉब्लम है हेवी कंप्लायंसेस है भाई। तो क्या कोई ऐसे रास्ते पे आया जा सकता है जिसमें कंपनी वाले भी गुण हो और पार्टनरशिप वाले भी गुण हो? तो बच्चे इन दोनों को जब जोड़ा तो बनी एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कंपनी के भी गुण हैं और पार्टनरशिप के भी गुण हैं। इसमें पार्टनर्स ही साथ में आके काम करते हैं, पर इनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। प्लीज लिख लेना है लिमिटेड। माई स्टाइलस एंड वर्किंग। ये आई थिंक मैं बहुत ही गंदा यूज करता हूँ लैपटॉप, मतलब आई थिंक आई टुक दिस लैपटॉप 6-7 months बैक, और विकास सर इन सब के लैपटॉप तो 4-4 साल पुराने। तो इनकी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। अब मैं क्या करता हूँ ना, डिफरेंसेस के साथ साथ ही आपको समझाता जाता हूँ, ठीक है? आ जाओ रीड करते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं बेसिस क्या है, मैं लॉजिक समझा देता हूँ आपको। अच्छा, पार्टनरशिप में देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और याद रखना एलएलपी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। प्लीज इसको यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी भी लिख लो अपने नोट्स में। चलो लिख दें यहाँ पे। सो एलएलपी इज ऑल्सो अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब तुम देख रहे हो कंपनी वाला फीचर आ गया। अच्छा, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। पार्टनरशिप में तो रजिस्ट्रेशन लगते नहीं, पर कंपनी एलएलपी दोनों में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। मिनिमम पार्टनर्स 2 होने चाहिए। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10 इन केस ऑफ बैंकिंग, 20 इन एनी अदर केस। आपको बचपन से सिखाया गया। जबकि कंपनी में अनलिमिटेड, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, और बेटा एलएलपी में भी अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। लिख लो भाई आपके चार्ट में। अब इसमें कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, जबरदस्ती आपको और बग नहीं करना।
पार्टनरशिप बनती है एक पार्टनरशिप डीड से। कंपनी का पावर होता है उसका एमओए और एओए में, और एलएलपी का सबसे बड़ा डिफरेंस, एक कंपनी और एलएलपी में यही बहुत बड़ा डिफरेंस है, कंपनी में एमओए एओए होता है और ये लोग एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड करते हैं कि कौन कैसे काम करेगा। ठीक है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, और एलएलपी में पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। याद रखना हर एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, एमसीक्यू है बेटा। इनका मैनेजमेंट कौन संभालता है? पार्टनर संभालते हैं, और कम से कम कितने? 2 तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने ही चाहिए। नाउ अगर कल पार्टनरशिप बर्बाद हो गई तो क्या उसकी पर्सनल एसेट्स भी उठाई जा सकती हैं? यस, पर कंपनी के इसमें लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड, दैट इज नॉट अलाउड। और मैंने अभी अभी बताया एलएलपी में भी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, नाम ही क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी, सो इट इज नॉट अलाउड। अच्छा, दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर मर गया तो पार्टनरशिप बंद, नो परपीचुइटी। जबकि कंपनी और एलएलपी के पास क्या होता है? परपीचुअल सक्सेशन। अगर तुम देखो तो ऑलमोस्ट कंपनी एलएलपी सेम ही चल रही है। अभी तक फर्क कहाँ आया? एमओए एओए के अंदर फर्क आया और मैनेजमेंट में थोड़ा सा फर्क आया, बाकी डिट्टो सेम। नो अच्छा, रजिस्ट्रेशन की कोई खासी कॉस्ट ही नहीं है, मतलब इसको 9 पॉइंट के आगे लिख लो, फॉर्मेशन नो कॉस्ट, कॉस्ट इज टू हाई, कॉस्ट इज टू हाई। ठीक है, आप इसको एक काम करो ना, इसको बेटर लिखो, कॉस्ट इज हाई बट लेस इन कंपैरिजन टू कंपनी। लिख लो, कॉस्ट इज हाई बट लेस इन कंपैरिजन टू कंपनी। नेक्स्ट अप, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, पार्टनरशिप को तो हमने बोला तुम तो जी रहे हो, वही बहुत है, नो कंप्लायंसेस। बट कंपनी में कंप्लायंस इज वेरी स्ट्रिक्ट, कंप्लायंस इज वेरी स्ट्रिक्ट। एलएलपी में अगेन देयर आर नो कंप्लायंसेस, तो इसको नो की जगह प्लीज लिख लो लेस कंप्लायंसेस, लेस कंप्लायंसेस। सही बात है। तो अब अगर तुमको अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो एलएलपी इज ऑल्सो अ पार्टनरशिप बट इन द फॉर्म ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और इसमें कितने भी लोग साथ में आके काम कर सकते हैं। इसमें कौन काम करेगा, कितना काम करेगा, ये कैसे पता पड़ता है? एलएलपी अग्रीमेंट के थ्रू पता पड़ता है। इसमें वैसे कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, कम से कम कितने होने चाहिए? 2। इन लोगों पे कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आती, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, इनका परपीचुअल सक्सेशन होता है और कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन थोड़ा कम है, कंप्लायंसेस भी काफ़ी कम है। बस इतना ही सीखना था एलएलपी के लिए। एंड वी आर डन विथ योर चैप्टर, फाइनली वी आर डन, यस 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 वी आर डन। हाँ जी, वी आर कंप्लीटली डन, वी फिनिश ऑफ विद दिस चैप्टर। बच्चे बहुत सारी चीज़ें जो आपके 4th में मॉड्यूल में थी वो मैंने 3rd में डाली है, तो डू नॉट टेक प्रेशर, बिल्कुल भी मत लेना, मेरे पे विश्वास रखना। आराम से चैप्टर 3 पर, चैप्टर 3 इसके बाद देखना कौन सी चीज़ यहाँ पढ़नी, कौन सी चीज़ वहाँ पढ़नी, मैंने सोच के ही उसको अलग अलग किया है। आप आराम से पढ़े, ऐसे ही बने रहें, हंसते रहिएगा, ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।